वेलकम टू के अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं क्लास 7th NCERT सोशल साइंस सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन चैप्टर 8 बाजार में एक कमीज। बाजार में एक कमीज। इस अध्याय में हमें एक कमीज की कहानी बताती है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। आइए हम देखते हैं कि बाज़ारों की श्रृंखला कपास उगने वाले को सुपर बाज़ार में कमीज़ खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है, हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। कुरनूल में कपास उगने वाली एक किस्म। स्वप्ना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधे पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे यानी कि जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं। इसमें रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिनों का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 कर्ज पर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को हर खर्च की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 की हुई। व्यापारी के लिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 काट लिए और स्वप्ना को 3000 ही दिए। स्वप्ना केवल 3000, व्यापारी। रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। स्वप्ना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ़ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। क्या स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ? व्यापारी ने स्वप्ना को कम मूल्य क्यों दिया?
आपके विचार से बड़े किसान अपनी रुई कहाँ बेचेंगे? उनकी स्थिति किस प्रकार स्वप्ना से भिन्न है? नंबर 1, कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। 2, जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती हैं। 3, जिनिंग मिलें कपास से बीज हटाती हैं और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती हैं। सूत कातने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। सूत कातने की मिलें कपास से धागा बनाती हैं। 6 है, सूत कातने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती हैं। इरोड में एक दुकान। व्यापारी, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास न हो तो कुरनूल के बाज़ार में जाकर पता लगाओ। स्वप्ना, नाराज़ न हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता है और उनकी कोई आय भी नहीं होती। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज़्यादा है जो मजदूरी करके कमा लेती है। इरोड का कपड़ा बाज़ार। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाज़ार संसार के विशाल बाज़ारों में से एक है। इस बाज़ार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाज़ार में बिकने के लिए आता है। बाज़ार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाज़ार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाज़ार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरणों में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। ये फ़ोटो हैं पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3 और 3 पिक्चर हैं इसमें। दादन व्यवस्था। बनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है।
बुनकरों को प्रारंभ में पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। नंबर 1, बाज़ार में यह एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं, जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांवों में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के करघे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप ऐसे ही एक घर में रखे हुए पावरलूम बिजली चालित करघे को देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, सर्टिंग, औरतों की पोशाक के कपड़े और चादरें इन करघों पर बनाई जाती हैं। नंबर 3, बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। रोड के कपड़ा बाजार में निम्नलिखित लोग क्या कर रहे हैं? व्यापारी, बुनकर, निर्यातक। बुनकर व्यापारियों पर किस तरह से निर्भर है? यदि बुनकर खुद सूत खरीदकर बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उन्हें 3 गुना ज़्यादा कमाई होती है। क्या यह संभव है? चर्चा कीजिए। क्या इसी तरह की दादन व्यवस्था पापड़, बीड़ी और मसाले बनाने में भी देखने को मिलती है? अपने इलाके में से इस संबंध में जानकारी इकट्ठी कीजिए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। आपने अपने इलाके में सहकारी संस्थाओं के बारे में सुना होगा, जैसे दूध, किराना, धान आदि की व्यवस्था में। पता लगाइए कि ये किसके लाभ के लिए स्थापित की गई थी। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह के बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 है, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघे के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने भर में लगभग 3500 ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच यह व्यवस्था दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम का एक उदाहरण है, जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। बुनकर सहकारी संस्थाएं
हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियों सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त होता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीदकर उनकी मदद करती है। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदकर कोऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकान देखी होंगी। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात का कारखाना। इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज़ें बनाने के लिए करती है। ये कमीज़ें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं। कमीज़ों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोष होने पर या माल में देने में जरा भी विलम्ब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। एक गारमेंट फैक्ट्री में महिला मजदूर बटन टाँक रही है। विदेशों में खरीदार वस्त्र निर्यात करने वाले से क्या क्या अपेक्षा रखते हैं? वस्त्र निर्यातक इन शर्तों को क्यों स्वीकार कर लेते हैं? वस्त्र निर्यातक विदेशी खरीदारों की शर्तों को किस प्रकार पूरा करते हैं? इम्पैक्ट गारमेंट फैक्ट्री में अधिक संख्या में महिलाओं को काम पर क्यों रखा गया हुआ चर्चा कीजिए। मंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखकर आपके विचार से मजदूरों के लिए जो उचित भुगतान है उसकी मांग कीजिए। नीचे दी गई कमीज के चित्र में दिखाया गया है कि व्यवस्था को कितना मुनाफा हुआ है और उसका
कितना खर्च उठाना पड़ा। यदि कमीज़ का लागत मूल्य 600 है तो इस चित्र से जानिए कि इस कमीज़ की कीमत में क्या क्या शामिल होता है। यहाँ पे लिखा है लाभ 900 रुपये का, विज्ञापन 400 रुपये का, भंडारण आदि 200 रुपये में, क्रय मूल्य 300 रुपये में। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। उनमें से अधिकांश महिला हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3000 प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। मजदूरों का भुगतान दर्जी को 3000 रुपये प्रति माह, इस्त्री करना यानी कि प्रेस को 1.5 रुपया प्रति पीस, जांच करना 2000 रुपये प्रति माह, धागे काटना में बटन लगाना 1500 प्रति माह। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीज़ें प्रदर्शित की गई। इनकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1800 रुपये में बेची जाएगी। दिए गए चित्र के अनुसार इस स्थानों की पूर्ति कीजिए। कमीज़ों के व्यवसाय ने दिल्ली के वस्त्र निर्यात से कमीज इतने रुपये के हिसाब से खरीदी, फिर उसने संचार द्वारा विज्ञापनों के लिए खर्च किए। इसके बाद लगभग प्रति कमीज इतने रुपये स्टोर रखने, दर्शन में अन्य मदों में खर्च किए। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज पर 900 लागत की पड़ी, जबकि वह उसे 1800 में बेचता है। एक कमीज पर उसे 900 रुपये का मुनाफा हुआ। वह जितने अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा, उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। वस्त्र निर्यातक ने 300 प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 25 प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का खर्च 25 प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या आप निर्यातक की प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? बाज़ार में लाभ कमाने वाले कौन हैं? बाज़ारों की एक श्रृंखला में रुई की उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ? ये लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही। कुछ लोगों ने बाज़ार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? बाज़ार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाज़ार में अधिक मुनाफा कमाया।
उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इस प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और रोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाज़ार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाज़ार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाज़ार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या सपना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे। गारमेंट फैक्ट्री के मजदूर, गारमेंट के निर्यातक और विदेशी बाज़ार के व्यवसायी ने प्रत्येक कमीज़ पर कितना पैसा कमाया, तुलना करके पता लगाइए। व्यवसायी बाज़ार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है, इसका क्या कारण है? आपने विज्ञापन वाला अध्याय पढ़ा। चर्चा कीजिए कि व्यवसायी प्रत्येक कमीज़ पर विज्ञापन के लिए 300 की राशि क्यों खर्च करता है। बाज़ार में अधिक लाभ कमाने वाले व्यक्ति, बाज़ार में अधिक लाभ न कमाने वाले व्यक्ति। ये है गारमेंट। क्या आप ये जानते थे कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उनके पीछे कितने अलग अलग लोगों का प्रयास रहता है? एक और बाज़ार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाज़ार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसा छोटी किसान स्वप्ना के मामले में हुआ, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसा दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्राय नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाज़ार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानून का दृढ़ पालन करें। जिनिंग मिल, वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। निर्यातक, वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है। मुनाफा, जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि, यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाएं
तो घाटा हो जाता है। ये था बाज़ार में एक कमीज़। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।